पिछली वीडियो में हम लोगों ने गांधी जी के बारे में अध्ययन किया, जिसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि किस तरह से गांधी अफ्रीका में अपनी जो राजनीतिक उपकरण थे उनका कैसे विकास किया था, सत्य अहिंसा सत्याग्रह पर आधारित। और उसके बाद में 9 जनवरी 1915 को भारत में गांधी जी का पदार्पण हुआ। 9 जनवरी 1915 को जब साउथ अफ्रीका से गांधी जी भारत में आते हैं तो अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर गांधी जी ने भारत को समझने जानने के लिए पूरे भारत का भ्रमण करने का निर्णय लिया और अगले लगभग 1 वर्षों तक महात्मा गांधी पूरे भारत में भारतीय रेलवे के माध्यम से यात्रा करते रहे। भारत को जाना, समझा, भारत की समस्याएं देखा उन्होंने। इसी दौरान आप देखेंगे कि चूँकि विश्व युद्ध चल रहा था इस समय, तो विश्व युद्ध में अंग्रेज लड़ रहे थे और गांधी जी को ये लगा कि हमारे औपनिवेशिक जो शासक हैं उनका हमें ऐसे संकट के समय मदद करना चाहिए। और मदद इस उद्देश्य से करना चाहते थे कि उन्हें ये उम्मीद थी कि इस मदद के बदले हमारा जो सहयोग होगा विश्व युद्ध में, उसके बदले अंग्रेज हमें कुछ राजनीतिक रियायत भी प्रदान करेंगे। और उन्होंने घूम घूम कर युवाओं से अनुरोध किया था कि आप अधिक से अधिक अपने जो साम्राज्यिक शासक हैं उनका मदद करें, इसमें सेना में शामिल होकर के। तो इसी नाते चूँकि सेना में युवाओं को शामिल होने के लिए उन्होंने काफ़ी प्रेरित किया था, तो इनको भर्ती वाला सर्जेंट भी लोग कहने लगे थे। भर्ती वाला सर्जेंट, गांधी जी इस नाम से जाने लगे थे। तो इन्होंने साम्राज्य की सेवा किया ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ। इसी दौरान गांधी जी ने साबरमती आश्रम की भी स्थापना किया था। साबरमती आश्रम सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए भारत में साबरमती आश्रम की स्थापना किया 1916 में। साबरमती नदी गुजरात में है, उसी नदी के तट पर यह साबरमती आश्रम अहमदाबाद से कुछ दूरी पर स्थापित किया गया था। बाद में ही सत्याग्रह का केंद्र बनता है, यहीं से सत्याग्रह संचालित किया जाता है। अब आते हैं चंपारण सत्याग्रह की ओर, जो भारत में गांधी जी का राजनीतिक पदार्पण के रूप में इस आंदोलन को, हम सत्याग्रह को देखते हैं। तो गांधी जी ने अपने सत्याग्रह का जो प्रथम प्रयोग किया था वो चंपारण से शुरू किया था। चंपारण पश्चिमी बिहार में स्थित है, पश्चिमोत्तर बिहार कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। नेपाल की सीमा से लगा हुआ जिला है, एक तरफ नेपाल दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश। तो इस जिले में किसान एक विशिष्ट समस्या से गुजर रहे थे। समस्या ये थी कि यहाँ पर अधिकांश जो ज़मीन थी वो अंग्रेज नीलहों ने, जो इंडिगो प्लांटर्स मतलब जो नील की खेती करवाते थे, उनके अंडर थी। यहाँ की जो जलवायु है वो नील के लिए भी अपेक्षाकृत ठीक है। हालांकि ये यहाँ की जो खेती है वो धान की खेती के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। यहाँ की जलवायु भी थोड़ी नम है, मिट्टी भी ऐसी है जहाँ धान की पैदावार बेहतर हो। दूसरी ओर आप जानते हैं कि धान अगर किसान उगाता है तो उसे खा सकता है, और इस नाते किसान का प्रेफरेंस था धान की खेती करना। जबकि नीलहे चाहते थे कि किसान यहाँ पर नील की खेती जरूर करें। अब यहाँ पर समस्या ये थी, 1856 में जर्मनी के लोगों ने केमिकल कलर्स का इन्वेंशन कर दिया था, आविष्कार कर दिया था। यानी रासायनिक जो रंग थे वो आ चुके थे जर्मनी में। प्राकृतिक रंग का जो मूल आधार बनाता था वो इंडिगो या नील बनाता था, और दुनिया भर में इंडिगो या नील का सबसे बड़ा उत्पादक भारत था उस समय। निर्यातक भी था, उत्पादक भी था, दोनों था। तो भारत से नील निर्यात किया जाता था तमाम देशों में। यूरोप के तमाम देशों में अब केमिकल कलर्स के इस्तेमाल शुरू हो गए थे, लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो जो नेचुरल कलर था
चूँकि हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहतर होता है, इस नाते महंगे वस्त्रों की रंगाई के लिए नेचुरल कलर की डिमांड अभी भी थी। और ये नेचुरल कलर बनाए जाते थे इंडिगो के बेस से, मतलब नील से बनाए जाते थे। नील में बहुत सारी चीज़ें मिला करके नेचुरल कलर बनाए जाते थे। तो यहाँ पर नेचुरल कलर की डिमांड यूरोप में अच्छी थी और इस नाते वहाँ पर प्राइसेस भी रिलेटिवली इंडिगो की हाई थी, ऊंची थी। जबकि भारत, यहाँ के लोग जनरली जो सामान्यतः गरीब थे और यहाँ पर जो वस्त्र की रंगाई के लिए कलर इस्तेमाल हो रहा था वो धड़ल्ले से केमिकल कलर्स इस्तेमाल होते थे। परिणाम ये हुआ लोकल बाज़ार में, चूँकि केमिकल कलर का यहाँ ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा था, इस नाते इंडिगो या नील की जो प्राइसेस थी वो डाउन हुई, क्योंकि उतना इस्तेमाल ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वैसे महंगे वस्त्र हम लोग खरीद नहीं सकते थे। तो परिणाम इसका होता है कि नील की डिमांड, जो लोकल डिमांड थी, वो कम थी। हालांकि उसी समय यूरोप में अच्छी डिमांड थी, अच्छी प्राइस भी मिल रही थी। अब ये कंट्राडिक्शन देखने को मिला। अगर किसान खुद उत्पादन करके नील बाजार में बेचने लग जाए तो नील का भाव बहुत कम मिलता, जबकि वही नील जो अंग्रेज व्यापारी थे वो जब ले जाते थे तो यूरोप में बेचकर मोटी कीमत उसकी पाते थे। तो इस नाते भारत का जो किसान था वो नील की खेती से बचना चाहता था। क्यों? क्योंकि नील से उसे प्रॉफिट नहीं थी उतनी। दूसरी बात ये थी कि नील की खेती जिस खेत में की जाती है वो खेत भी बर्बाद हो जाता है, धीरे धीरे उसकी उत्पादकता घटती है। अगली महत्वपूर्ण बात ये थी कि नील की प्रोसेसिंग करना भी कठिन काम होता है। नील का जो झाड़ी नुमा पौधा होता है उसको उगाया जाए, फिर उसको कट करके जब वो मेच्योर होता है तो उसको बड़े बड़े बॉयलर्स में उबाला जाए और उसका जो रस है उसको सुखाया जाए और उससे जो पाउडर निकलता है तब जाकर के पाउडर निकलता है जो नील बनाने के काम, मतलब नील के रूप में इस्तेमाल होता है। तो ये बड़ा लंबा प्रोसेस है, बड़ा श्रम साध्य प्रोसेस है और इस नाते किसान बचना चाहते थे उससे, इतनी लंबी प्रक्रिया करने से। लेकिन जो वहाँ के इंडिगो प्लांटर्स थे वो जमींदार थे, तो ये किसानों को मजबूर करते थे कि नील की खेती करें। अब उन्होंने इसके लिए क्या वहाँ पर व्यवस्था कर रखा था। नील के जो उत्पादक प्लांटर्स थे, जिनको नीलहे कहते हैं, अंग्रेज नीलहे इनको मजबूर करते थे। अंग्रेज नीलहे कौन थे? जो इंडिगो प्लांटर्स थे। क्या थे? इंडिगो प्लांटर्स, मतलब इनके पास नील के बड़े बड़े खेतियां होती थी। अब ये क्या करते थे इंडिगो प्लांटर्स कि किसानों को इस बात के लिए मजबूर करते थे कि वो 20 काठे में से 3 काठा, 1 बीघे में 20 काठा होता है। काठा एक मेजरमेंट की यूनिट है, लकड़ी का एक डंडा मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसे काठा कहा जाता है बिहार के इस इलाके में। तो 20 काठे का 1 बीघा होता था, 20 इंटू 20 काठा। तो 20 काठे में से 3 काठा, तो 20 काठा बराबर क्या हुआ? 1 बीघा होता था, जो लैंड मेजरमेंट की एक यूनिट। तो इस 1 बीघे में से 3 काठा, मतलब 3/20 हिस्सा उन्हें नील की खेती करने के लिए प्लांटर्स बाध्य करते थे। नील उगाना था, तो इसी नाते इस सिस्टम को नाम दे दिया गया 3 कठिया। 3 कठिया मतलब क्या हुआ? प्रत्येक 1 बीघे जमीन में किसान को 3 काठा नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। ये किसके द्वारा अनिवार्य किया गया? जो जमीन के मालिक थे, यही अंग्रेज नीलहे इस इलाके की तमाम जमीन के जमींदार थे, यानी ओनर ऑफ द लैंड थे। ठीक है, तो ये जमींदार किसानों को बाध्य करते थे कि वो 3 कठिया प्रथा का पालन करें। तो 3 कठिया प्रथा आपको समझ में आया होगा कि किसान को अपनी खेत एक प्रति बीघा में 3 काठा, यानी कुल 20 काठे का 1 बीघा है, तो उसमें प्रत्येक बीघे खेत पर 3 काठा जमीन उसे आरक्षित करना है। किसके लिए? नील की खेती के लिए आरक्षित करना है। दूसरा, अगर किसान नील की खेती के बजाय धान की खेती करना चाहता था, जो उसके लिए फेवरेबल था, तो उससे बढ़ी हुई दर पर लगान वसूलते थे, जिसे सरह बेसी कहते थे। सरह बेसी मतलब
जब किसान नील की खेती के बजाय इस भूमि पर भी वो धान की खेती करता तो उसे सरह बेसी देना पड़ता, यानी बढ़ी हुई दर से लगान। तो ये था नील की खेती के बजाय धान की खेती करने पर, धान या अन्य फसल कर लीजिए, अन्य फसल की खेती करने पर बढ़ी हुई दर से लगान देना पड़ता था, बढ़ी हुई दर से लगान देना पड़ता था। इसे ही क्या कहते थे? इसे ही सरह बेसी कहते थे। तो सरह बेसी क्या था? अगर इस जमीन पर जो नील की आरक्षित के लिए आरक्षित था, इस पर ये धान की खेती करना चाह रहा है, बाकी पर तो ये मुक्त था, इतने के लिए बाध्य था, तो इसके एवज में उसे क्या देना पड़ता था? सरह बेसी। मान लीजिए ऐसे हम लोग बात करते हैं कि नील की खेती करने पर अगर वो मान लीजिए 50% अपने उपज का दे रहा था लगान के रूप में, तो हो सकता है अगर वो धान की खेती करे तो उसके लिए 60% उसे लगान देना पड़ा। मतलब ये प्रतीकात्मकता समझाने के लिए मैं बता रहा था कि ऐसे था। इसको क्या कहते थे? उस बढ़ी हुई दर को क्या बोलते थे? सरह बेसी। यानी किसान पर दबाव डाला जाता था कि वो नील की खेती करे मजबूरी में, अन्यथा उस पर अर्थदंड लगेगा। एक प्रकार से अर्थदंड था ये। दूसरा ये वसूला करते थे तावान। तावान। अब नील की खेती के बदले में किसी और चीज की खेती अगर किसान करना चाहता है तो उसे एक मुश्त भुगतान करना पड़ता था, वन टाइम पेमेंट करना पड़ता था। नील की खेती के बजाय अन्य फसल की खेती, अन्य फसल की खेती करने के एवज में एक मुश्त भुगतान था, एक मुश्त भुगतान। मतलब ये वन टाइम पेमेंट था, एक बार पेमेंट करना पड़ता था, बार बार नहीं। जैसे हर फसल पर तो ये लगता था सरह बेसी बढ़े हुए दर पर, लेकिन एक बार पे कर देते थे तो इस पर नील के बजाय वो धान की खेती करें, धान की खेती करेंगे तो उस पर बढ़े हुए दर से उनको लगान देना पड़ेगा। तो वन टाइम ये पेमेंट था, एक बार इसको पे करना पड़ता था प्रति बीघे के हिसाब से। इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो तरीका अपनाया गया था तिनकठिया में, ये किसानों पर इस बात के लिए दबाव पैदा किया जाता था। किसान पर क्या था? किसान पर दबाव था, इन सब से किसान पर दबाव कि वो किसकी खेती करे? कि वह नील की खेती करे। तो उसको मजबूर किया जाता था कि वो नील की खेती करे अपनी ज़मीन पर, और नहीं तो उसे इस प्रकार के अर्थदंड का सामना करना पड़ेगा। अब ये समस्या जो ये व्यवस्था जो है, ये तिनकठिया प्रथा एक उत्पीड़न एवं शोषणकारी है। उत्पीड़न इस नाते किसान पर दबाव डाला जा रहा, शोषणकारी इस नाते कि सरह बेसी और तावान वसूला जा रहा। उत्पीड़न एवं क्या है? शोषणकारी है। तो ये तिनकठिया प्रथा उत्पीड़न एवं शोषणकारी प्रथा थी। किसान को उत्पीड़ित किया जाता था, उसे परेशान किया जाता था, और उसका शोषण हो रहा था। किस माध्यम से? आप देख रहे हैं सरह बेसी वसूल रहे थे और तावान वसूलते थे। तो इस तरह से जो चंपारण के किसान थे, चंपारण जो कि बिहार के पश्चिमोत्तर में स्थित है, वहाँ के किसान बहुत त्रस्त थे, इस व्यवस्था से बड़े परेशान थे।
तो इस व्यवस्था में अगर देखा जाए दोनों चीज़ों का जो ये व्यवस्था लोग कर रहे हैं, तिनकठिया प्रथा जो राजस्व संहिता है उसके खिलाफ है। शराबेसी ये लगा ही नहीं सकते थे, राजस्व संहिता में इसके लिए भी व्यवस्था नहीं थी कि कोई अतिरिक्त कर ये मांग सकते हैं, ना तो आबवाब मांग सकते हैं। कर और आबवाब लगाने का अधिकार जमींदार को नहीं था जमींदारी सेटलमेंट के अंतर्गत। वो कोई नया कर या आबवाब नहीं वसूल सकता था। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कौन लोग हैं, अंग्रेज लोग हैं, जो भारत के औपनिवेशिक शासक वर्ग से जुड़े के लोग थे। वो भारत को अपनी जागीर थी, बना रखी थी, उसी तरीके से बिहेव करते थे। तो यहाँ आप देख रहे हैं इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ये कानून को ताक रख करके अपने आप को यहाँ तक कहें कि अपने आप को ये तमाम कानूनों से ऊपर समझते थे। इसका एक बानगी है, एक एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं, उदाहरण है कि किस तरीके से उन्होंने तिनकठिया लागू किया जिसका किसी भी कानून में कोई समर्थन नहीं है। शराबेसी और तावान जैसे कहा जाता कर और आबवाब वसूल रहे हैं और ये मनमाना इनके द्वारा किया जा रहा है। इनका कानून था, इनकी न्याय व्यवस्था थी, इनकी पुलिस थी और इस नाते इनको कोई डर नहीं था। ये शासक वर्ग से जुड़े लोग थे और इनको शासन का संरक्षण भी प्राप्त था। तो ये व्यवस्था एक तरीके से देखा जाए तो उत्पीड़न और अन्याय का एक प्रतीक थी, सामाजिक आर्थिक शोषण का भी प्रतीक थी और इस नाते इस व्यवस्था का विरोध शुरू हुआ। स्थानीय रूप से कुछ कृषक जो नेता थे उन्होंने विरोध शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे ये होता है कि ये विरोध संगठित रूप लेने लग जाता है। इसी बीच में एक राजकुमार शुक्ल जो स्थानीय किसान नेता थे, लोकल लेवल के राजकुमार शुक्ल साहब गांधी के जो अफ्रीका में उपलब्धियां थीं उसके बारे में इन्होंने पढ़ रखा था। राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिलते हैं प्रयास करके लखनऊ अधिवेशन में, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मिलते हैं और वहाँ गांधी जी को इस समस्या से अवगत कराए। गांधी जी ने इस समस्या के प्रति चिंता व्यक्त किया। उन्होंने देखा कि भावनात्मक रूप से गांधी जी किसानों के साथ खड़े हैं, तो उन्होंने गांधी जी से अनुरोध किया कि आपने अफ्रीका में असहयोग का सफल प्रयोग किया है, सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया है, आप यहाँ भी आकर के किसानों को मुक्ति दिलाइए, उनको त्राण दिलाइए, उनके त्राता बनिए। प्रारंभ में गांधी जी कुछ हिचक के साथ तैयार हो जाते हैं और उन्होंने निर्णय लिया कि वो चंपारण में जाएंगे और इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे। परिणाम ये होता है कि अप्रैल 1917 में गांधी जी चंपारण आने का निर्णय करते हैं और वे कलकत्ता से ट्रेन से पहुंचते हैं मुजफ्फरपुर, बिहार के दानापुर, इसमें राजेंद्र नगर स्टेशन होते हुए, और यहाँ से मुजफ्फरपुर से आगे हाथी की सवारी करके वो चंपारण पहुंचते हैं। जब गांधी जी ने ये निर्णय लिया, जब गांधी का ये निर्णय आता है तो इसके बाद वहाँ का जो स्थानीय कमिश्नर था, मजिस्ट्रेट था, उसने निषेधाज्ञा लागू कर दी। गांधी जी का प्रवेश जो है वो पूरे कमिश्नरी में, मुजफ्फरपुर कमिश्नरी में प्रतिबंधित कर दिया। उसका कहना ये था गांधी के आने से अशांति फैलने के अंदेशे हैं, जबकि जो निषेधाज्ञा है वो उसी व्यक्ति पर लागू हो सकती है जिसके आने से पहले ऐसी कोई कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हुई है, जबकि गांधी जी का ऐसा कोई पुराना इतिहास या रिकॉर्ड नहीं था। तो अगर विधितः देखा जाए तो जो कमिश्नर का ये आदेश था, प्रोहिबिटरी आर्डर था, ये कानून सम्मत नहीं था, कानून विरुद्ध था, क्योंकि गांधी वो क्वालिफाई नहीं करते थे जो शर्तें थी उसके उस पर। अंत में जब मीडिया में बात उभरी, गांधी जी ने इस पर आर्टिकल भी लिखा इस विषय पर कि हमारे ऊपर ऐसा कोई कानून लागू नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने कोई इस प्रकार की जो है एक्टिविटी नहीं की है जिससे मेरे जाने से शांति भंग हो, इसका अंदेशा पैदा हो सके। परिणाम ये हुआ कि वहाँ कमिश्नर को लगा कि गलत हो गया, विदिता है ये जो है व्यवस्था रुकेगी नहीं, टिकेगी नहीं, तो उन्होंने उसको वापस ले लिया। पहली बार आप देखिए कि निषेधाज्ञा लागू होने के बाद भी कोई नेता हिम्मत करता है। अभी तक आप देखेंगे जितने जो हमारे उदारवादी नेतृत्व के लोग थे,
अगर ब्रिटिश सरकार कोई आदेश उनके विरुद्ध देती थी तो उसका अनुपालन वो सर झुका के कर लेते थे। गांधी ने पहली बार अवज्ञा करने की सोची और ये बहुत बड़ी बात थी उस एक गुलाम देश में कि वहाँ का लीडर ये कहता है कि चाहे जो हो मैं चंपारण जरूर आऊँगा, और वो कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार है। एक महत्वपूर्ण बात थी। कहते हैं इस घटना का मीडिया में ज़बरदस्त कवरेज हुआ। गांधी जी कलकत्ता से मुजफ्फरपुर तक जब तक पहुंचते हैं, इस बीच में बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी मिली। और उस समय तो कोयले से जो चलने वाली ट्रेन थी, भाप चालित इंजन जिसमें लगता है, तो वो लगने के नाते आप जानते हैं कि उसमें हर एक 40-50 मिनट किलोमीटर के अंतराल पर ट्रेन को इंजन के लिए कोयला और पानी लेना होता है और लगभग आधे घंटे उससे ज़्यादा स्टेशनों पर रुकना होता है। ये एक समय मिल जाता था, गांधी जी उस बीच में स्टेशन पर उतरते थे, लोगों को संबोधित करते थे। इस तरीके से राजनीतिक जागरूकता आई। मीडिया के लोग कर्मी भी वहाँ होते थे, गांधी का स्टेटमेंट लेते थे और उसे छापते थे, और इस तरीके से कहा जाए कि आंदोलन का मूड बनने लगा। तमाम लोग जागृत हुए। मध्य वर्ग के कई सारे लोग ये इस बात से कन्विंस हुए कि गांधी यहाँ आ रहे हैं और कोई बड़ा कुछ होने वाला है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, नरहर पारिक, मजरूल हक जैसे लोग चंपारण की ओर मूव करते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए कि मास में कुछ मोबिलाइजेशन, बड़ा मोबिलाइजेशन तो अभी नहीं हो पाया था, लेकिन सीमित स्केल पर मोबिलाइजेशन शुरू हुआ। अंग्रेज भी इससे चिंतित होने लगे। अंततः गांधी जी पहुँचते मुजफ्फरपुर, और जब वहाँ पहुँचते हैं तो मजिस्ट्रेट को लगा कि गांधी जी एक तो खुद 12 इटला थे, उन्हें रोका भी नहीं जा सकता था वहाँ पहुँचने से। तो वहाँ पहुँचते हैं। उसके बाद सरकार ने, वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी थे, उन्होंने निर्णय लिया कि एक नील जांच समिति का गठन किया जाए, क्योंकि समस्या है ये, उस बात से वो भी कन्विंस थे। और गांधी जी के पहुँचने पर वो पूर्णतः कन्विंस भी हुए कि समस्या और समस्या के समाधान के लिए एक नील जांच समिति, इंडिगो इंक्वायरी कमेटी स्थापित की जाए। यानी पूरी समस्या की जांच के लिए नील जांच समिति, इंडिगो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई। इंडिगो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई। इस कमेटी के एक मेंबर खुद गांधी थे। गांधी जी इसके एक सदस्य थे। गांधी जी स्वयं इसके एक सदस्य थे। तो गांधी जी स्वयं इस समिति के एक सदस्य थे। इस समिति ने एक निष्कर्ष निकाला अध्ययन के बाद कि जो तिनकठिया प्रथा है, ये राजस्व विधि के अनुसार जो है ये असंगत है। ऐसी व्यवस्था राजस्व संहिता में अनुमन्य नहीं है, परमिसिबल नहीं है। दूसरी चीज़ आप देखें, शराबेशी और तावान वसूलना ये भी इलीगल था, क्योंकि जमींदार को ये राइट नहीं था कि कोई कर या आबवाब वसूले। और इस नाते ये पूरी व्यवस्था जो थी तिनकठिया प्रथा की, ये इंडिगो इंक्वायरी कमेटी द्वारा खारिज कर दी गई। इंडिगो इंक्वायरी कमेटी या नील जांच समिति ने तिनकठिया प्रथा को अवैध घोषित कर दिया, और उसी के साथ शराबेशी और तावान वसूलना भी अवैध हो गया। इसमें कहा गया कि किसान जिस भी फसल की खेती करना चाहे उसके लिए वो स्वतंत्र है, उसे किसी खास फसल के उत्पादन के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अब इस तरह से आप देखिए तो नैतिक विजय हो गई। इस तरह से गांधी का जो पहला सत्याग्रह जो है वो सफल होता है। नीलहों पर दबाव पड़ा कि वो तवान वापस करें, तो तवान, पूरा तवान तो नहीं इन्होंने वापस किया, लेकिन तवान जो था, तवान का कुछ हिस्सा इन्होंने वापस कर दिया। आप देखिए, ये शेर के मुंह से निवाला छीनने जैसा हो गया। अंग्रेजों के साथ अभी तक कोई ऐसा भारत में नहीं करवा पाया था। पहली बार आप देखिए, हुकूमत को भी झुकना पड़ा, जांच समिति गठित करना पड़ा। दूसरा, अंग्रेज नीलहों को जो अभी तक बड़े अकड़ में थे, तवान का कुछ हिस्सा वापस करना पड़ा। और हमेशा हमेशा के लिए चंपारण से नील की खेती जो जोर जबरियाँ कराई जाती तिनकठिया प्रथा के अंतर्गत,
ये समाप्त हो जाती है। तो पहला सफल आंदोलन रहा। अब आप देख रहे हैं यहाँ किसका समर्थन गांधी जी ने प्राप्त कर लिया, तो यहाँ पर किसानों की समस्या का समाधान किया, किसानों की समस्या का सफलतापूर्वक समाधान। और आप देख रहे हैं किसानों की समस्या का सफलतापूर्वक समाधान हो गया और शांतिपूर्वक भी हुआ, पॉपुलर प्रेशर क्रिएट करके हुआ। आप देख रहे हैं नैतिक लड़ाई लड़कर के हुआ, अहिंसक लड़ाई लड़कर के हुआ। तो ये आंदोलन आप देखेंगे सफल रहा। तो ये चंपारण के जो सत्याग्रह रहा, ये मूलतः किसान सत्याग्रह रहा और इसमें गांधी जी ने नेतृत्व किया इसका, और इस तरह से गांधी जी की भारतीय राजनीति में प्रवेश हुई। तो गांधी जी की भारतीय राजनीति में प्रवेश पूछा जाता है ये कि किस आंदोलन के माध्यम से हुई। तो गांधी जी की भारत के सक्रिय राजनीति में प्रवेश कर सकते हैं, भारत के सक्रिय राजनीति में प्रवेश चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से हुआ। सक्रिय राजनीति में प्रवेश चंपारण सत्याग्रह से हुआ। कुछ इतिहासकार मानते हैं यहीं से गांधी युग की शुरुआत हो गई। नया नेतृत्व है, नया उपकरण है, और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पैसिव रेजिस्टेंस का एक टूल या उपकरण प्रभावी रूप से इस्तेमाल किया गया। एक दृष्टि से और भी ये बड़ा महत्वपूर्ण रहा ये आंदोलन, क्योंकि इस आंदोलन के दौरान गांधी जी को कई सहयोगी मिल जाते हैं, जिसमें राजेंद्र प्रसाद, बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। और यहीं से लेकर के राजेंद्र प्रसाद जी एक प्रबल और डेडिकेटेड गांधीयन लीडर के रूप में उभरते हैं। इसके अलावा महादेव देसाई, जो गांधी जी के जो गांधी जी के सचिव भी रहे, जे.बी. कृपलानी, कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ लीडर के रूप में आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष भी रहे, स्वतंत्रता के समय यही अध्यक्ष रहे, जे.बी. कृपलानी। नरहरि पारिक, ये सारे गांधीवादी नेता बनकर के आगे उभरेंगे। नरहरि पारिक, इसके अलावा है नरहरि पारिक के अलावा दो लीडर और हैं महत्वपूर्ण, और ये हैं मजहरुल हक और ब्रिज किशोर। मजहरुल हक और ब्रिज किशोर, ये सारे वरिष्ठ गांधीवादी नेता के रूप में आगे उभरेंगे। मजहरुल हक साहब आगे चल कर के वामपंथी आंदोलन से भी जुड़ जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण नेतृत्व इस समय गांधी के साथ जुड़ता है, जो आगे काफ़ी काम आएगा। इसी आंदोलन के दौरान एक महत्वपूर्ण और घटना घटित हुई थी। जिस तरह से राजनीतिक आंदोलन का संचालन किया गया था, जितने शांतिपूर्वक तरीके से, जितना भारतीयता की प्रतिमूर्ति के रूप में गांधी जी ने यहाँ व्यवहार किया था, इससे प्रभावित होकर के गांधी जी के आंदोलन के तौर तरीके से रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को, आप जानते तब तक नोबेल प्राइज मिल चुका था ना रविंद्रनाथ टैगोर को, गांधी जी को इन्होंने महात्मा कहकर संबोधित किया, महात्मा कहकर संबोधित किया। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहकर संबोधित किया। और आज हम देखते हैं गांधी जी को जब हम बोलते हैं तो सिर्फ गांधी जी बोलना अपूर्ण सा लगता है, महात्मा गांधी उनके नाम के साथ इस तरीके से जुड़ गया, महात्मा गांधी। ठीक है, तो गांधी जी अब मोहनदास करमचंद गांधी अब क्या बन गए, महात्मा गांधी बन गए। महात्मा गांधी ने बदले में इनको गुरुदेव कहकर संबोधित किया, गुरुदेव। तब से रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव कहलाने लगे
और महात्मा गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी कहलाने लगे। तो इस तरह से देखा जाए कि जो सत्य अहिंसा सत्याग्रह पर आधारित पहला आंदोलन चला, सफल आंदोलन चला, वो था चंपारण सत्याग्रह। तो गांधी जी ने फिर अपने जो उनकी कहते हैं सिद्धांत था, रणनीति थी, उसकी सफलता का झंडा भारत में बुलंद किया। और इस तरह से उनकी जो एंट्री रही, प्रवेश रहा भारतीय राजनीति में, वो बहुत ही लैंडमार्क रहा। और आप देखेंगे कि गांधीवाद का स्वीकरण यहीं से आरंभ हो जाता है। अगला जो है गांधी जी का, यहाँ तो हम लोग देखें किसानों की समस्या को रिजॉल्व किया, जो किसानों और किसके बीच था, जमींदारों के बीच में था। और उस जमींदारों के पीछे, अंग्रेज निलों के पीछे कौन खड़ा था? ब्रिटिश एम्पायर की शक्ति खड़ी थी, औपनिवेशिक सरकार खड़ी थी। तो एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से उसकी भी पराजय होती है यहाँ पर। इस आंदोलन की सफलता भी मिली ही थी गांधी जी को कि उनको निमंत्रण मिलता है अहमदाबाद के किसान मजदूरों की, मिल मजदूरों की समस्या के समाधान के लिए। और हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे अहमदाबाद मिल मजदूर जो आंदोलन था उसमें कैसे गांधी जी ने सफलतापूर्वक मजदूरों की समस्या का समाधान किया। यहाँ तो किसानों के नेता बन गए, आगे गांधी जी मजदूरों के नेता बन जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ये वीडियो बस यहीं तक। ढेर ढेर धन्यवाद आपको, ढेर सारे धन्यवाद। और ये भी कहना चाहेंगे कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे।